बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट ताहिर शेख एक बार फिर हालत हाज़रा के साथ आपके सामने हाज़िर है। नाज़रीन, बहुत सारी सियासी और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स कुछ दिनों से हुई हैं। आज की सबसे अहम जो ख़बर है वो ये है कि जिस वक्त ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, आज के दिन जो बाइडन ने यूएस प्रेसिडेंसी का ऑफिस संभाल लिया है इलेक्शन जीतने के बाद, और डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी बार वाइट हाउस से कदम अपने बाहर निकाल लिए हैं और उनको तमाम स्टाफ ने अलविदा कह दिया है। और इसके अलावा और दीगर डेवलपमेंट्स हैं जिनके ऊपर बातचीत करने के लिए हमने हमारे जो न्यूज़ एनालिस्ट हैं सैयद सलमान शाह आज बहुत दिनों के बाद हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनको अपने शो में वेलकम करेंगे। सलमान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर फॉर हैविंग मी। सलमान, बहुत दिनों के बाद आपसे आज राब्ता हो पाया है और मैं खुश हूँ इस हवाले से कि एक बहुत अहम डेवलपमेंट हो रही है कि आज इलेक्शन जीतने के बाद, जो कि 2020 में जनरल प्रेसिडेंसी का इलेक्शन हुआ था यूएस में, और काफ़ी कांटे का मुकाबला हुआ था, काफ़ी उसमें कंट्रोवर्सीज भी हुई। और एक इस तरह से भी अहम इलेक्शन के जो कोविड-19 है इसके दौरान ये इलेक्शन पूरा पोलिंग का जो अमल है वो मुकम्मल हुआ और जो बाइडन बिलाखिर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ के बाद अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने में कामयाब हुए हैं आज। और उन्होंने हल्फ लिया है, कमला हैरिस जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने उसका हल्फ लिया है। इस तरह वो पहली यूएस की वाइस प्रेसिडेंट खातून बन गई जो कि कलर्ड भी हैं और खातून भी हैं। तो किस नज़र से आप देख रहे हैं और अब यहाँ से मामला किस तरह से आगे चलेंगे? जी ताहिर, हम अपने पिछले प्रोग्राम में भी इन खदशात का इजहार करते आए हैं। अगर आपको याद हो कि हमने ये कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को लोग समझते हैं कि वो जो है वो वर्ल्ड पीस के लिए जो है वो खतरा है, लेकिन इसके बाद इसके बरक्स है। और उनकी जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है उसने साबित किया है कि उन्होंने कोई नई जंग नहीं छेड़ी। ये बात हम रिपीटेटिवली कहते आए हैं। यही बात उन्होंने अपनी जो एग्जिट स्पीच है उसमें उन्होंने भी एक बात कही, उस बात पे प्राइड लिया है कि मैंने कोई नई जंग नहीं छेड़ी, मैं आपको कोई इनहेरिटेंस में कोई जंग दे के नहीं जा रहा, कोई एक्सचेकर पे कोई नया बोझ दे के नहीं जा रहा आपको। और जो वर्ल्ड पुलिसमैन का जो रोल है अमेरिका को, उसको पीछे हो जाना चाहिए उससे, वो उन्होंने करके दिखाया है। सिर्फ बोला नहीं है, नारा नहीं लगाया, उन्होंने करके दिखाया। जो बाइडन के बारे में हम आपको पहले ही बता दें और पहले भी बताते चले आए हैं कि ये दोबारा से ओबामा की लेगेसी को परसू करेंगे। ठीक है। और वही पॉलिसीज आपको देखने को मिलेंगी जो ओबामा अपने जमाने में जो है वो परसू करते थे, क्योंकि ये खुद भी वाइस प्रेसिडेंट थे जो बाइडन, तो ये बिल्कुल हैंड इन ग्लव्स थे उस जमाने में जब पॉलिसी मेकिंग होती थी। दुनिया के हिसाब से हम आप बात करते हैं कि अमेरिका का क्या होगा। देखें, एक बात तो डोनाल्ड ट्रंप ने की है, वो ये किया है कि जो अमेरिका का जो रोल है वर्ल्ड पीस में, उन्होंने उसको बिल्कुल एक्सपोज करके रख दिया है। उन्होंने बता दिया है कि अमेरिका जो है वो जो बहुत सारे एडवेंचर बाहर जाके करता है उसको वो नहीं करने चाहिए। अब एक होता है ना कि जब आपको इंटरनल क्रिटिसिज्म का सामना होता है, जो अमेरिकन डीप स्टेट को बहुत अरसे बाद जो है वो इंटरनल जो है वो थ्रेट का सामना था, इंटरनल क्रिटिसिज्म का सामना था। अगर आप बात करें जॉन एफ कैनेडी के बाद जो किसी ने टफ टाइम दिया है उनकी डीप स्टेट को, तो वो सदर डोनाल्ड ट्रंप थे। तो ये बात तो अमेरिकन हल्कों में डिस्कस हो ही रही है कि इस तरीके से जो है वो, और अमेरिकन डीप स्टेट को किसी सूरत ये कबूल नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप को एक और टेन्योर मिले और उसके बाद वो आगे जो है वो मजीद चीजें करें जो कि उनको करनी है। तो ये बात तो तय था। हम बहुत कोशिश कर रहे थे, हम कन्विंस कर रहे थे लोगों को ये बताने की कि आप देखिए जो अमेरिकन सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी आप एग्रेसिवनेस पे मत जाएं, उनकी पॉलिसीज देखें। ओवरऑल उनकी जो पॉलिसीज है वो वर्ल्ड पीस के लिए बेहतर है बाइडन के मुकाबले में। हम हमेशा कंपैरेटिव बात करते हैं, लेकिन लोगों, जाहिर सी बात है, लोगों का एक नजरिया है, वो एक शॉर्ट साइटेड नजरिया भी कभी कभी परसू करते हैं। और उन्होंने ये बोला कि भाई मुस्लिम बैन लगा दिया और इमिग्रेशन के मामला, तो जाहिर सी बात है सेल्फिश एजेंडाज होते हैं अपने। लेकिन अगर आप वर्ल्ड पीस के हिसाब से बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप का जो एजेंडा था वो कंपैरेटिवली बाइडन से बहुत बेहतर था। और अब वो लोगों को आने वाले चंद महीनों में और सालों में नजर आएगा कि हम वो बात क्यों कहते थे। मैं आपको एक बात बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। पहली दफा उन्होंने नेटो में गए, नेटो में उन्होंने कहा कि आप अपनी कंट्रीब्यूशन बढ़ाएं, हम ऐसे तो नहीं है, हम क्यों ज्यादा पैसे दें। यूरोप से उन्होंने रीनिगोशिएट किया चीजों पे नेटो के हवाले से। उन्होंने चाइना को एंगेज किया, ट्रेड वॉर शुरू की। पहली दफा बताया अमेरिकन को कि भाई जॉब्स वापस लानी है, चाइना जो है वो आपकी जॉब्स को जो है वो स्टील कर रहा है। और उसके बाद ये है कि आपके यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी वजह ये भी है कि आप चाइनीज गुड्स इंपोर्ट कर लेते हैं। तो उन्होंने वो ट्रेड वॉर का आगाज किया। अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये बात देखें तो बहुत अच्छा था, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि
अमेरिका में जब जॉब आपको लेके आनी है तो जाहिर सी बात है आपको जो मुआहदे हैं वो रीनिगोशिएट करने पड़ेंगे। ट्रांस अटलांटिक जो मुआहदा था जिसमें कनाडा भी पार्ट था, उन्होंने उसको भी बोला कि इसको भी मैं दोबारा रिव्यू करूंगा और रिवैम्प करूंगा कि ये जो है हमें लॉस हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने रीजनल और जो अलायंसेस बनाए हुए थे उन्होंने ऑलरेडी उसके उनके अपने पार्टनर्स को भी ये बात बावर कराई कि इस तरह नहीं जिनकी होगा कि फॉरेन अमेरिका वर्कर हमेशा जो है स्कीम है उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो H1B है उसको हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे, वी डोंट नीड ट्रेन पीपल्स, वी कैन ट्रेन आवर ओन पीपल। तो ये भी एक चीज थी उनकी। देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ कि जो अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने उनकी इकोनॉमी को बूस्ट किया है। कोविड का अगर आप फैक्टर माइनस कर दें इसमें से इस सारे मामला में से तो उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया है कि एक्सचेकर पे कोई नया बोझ नहीं डाला, कोई नई जंग नहीं छिड़ी। और यही प्रॉब्लम था अमेरिकन डीप स्टेट को कि जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो फायदा देना होता है आपको प्राइवेटाइज्ड वेपन बनाने वाले लोगों को, उन्होंने वो कोई फायदा नहीं दिया। तो ये जो एक कंसर्न था अमेरिकन डीप स्टेट को, ये जो है वो सदर डोनाल्ड ट्रंप के जाने का एक बाइस ये भी बना है। इसके अलावा उन्होंने जो अमेरिकन बहुत सारी पॉलिसीज है उनको एक्सपोज कर दिया। हमने पहले भी प्रोग्राम में बताया आपको, उसामा बिन लादेन वाले वाकये में भी वो स्केप्टिकल थे और वो उन्होंने अपना इजहार किया शक व शुबहात का। पाकिस्तान ने उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया, करना चाहिए था। इन्होंने और बहुत सी सारी चीजें ऐसी करी कि जिसकी वजह से जो है वो किसी हद तक जो है दुनिया में अमन रहा, मतलब कोई बड़ा वाकया नहीं हुआ। हम बार बार बात करते हैं कि जनरल सुलेमानी का जो एक वाकया था, सिवाय उसके कोई बड़ा वाकया उनके टेन्योर में नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन लोगों इसको समझने में मुश्किल इसलिए हो रही है क्योंकि वो उनकी वो हॉकिश नेचर को देखते हैं कि वो जो वो खिताब करते थे, जोशी खिताबत जो था उनको, वो उसको देखते थे, सिर्फ वो ये नहीं देख रहे थे कि असल में हो क्या रहा है बैकग्राउंड में। तो हमारे यहाँ आपको पता है लोग जो है वो इन चीजों को ज्यादा देखते हैं, हालांकि ये नहीं देखते कि पॉलिसीज हैं क्या। बाइडेन ने आते के साथ ये करना है, आप देखते चले जाएं। उन्होंने दोबारा से जो है वो आप देखेंगे कि ओबामा की लेगेसी दोबारा से एकदम आ गई है। सिवाय मिडिल ईस्ट में जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ है, जो कि इजराइल और अरबों के दरमियान जो निगोसिएशंस हुई हैं और जो पीस मेकिंग बात हुई है, सिवाय उसको छोड़ के उन्होंने दोबारा से जो है वो सब कुछ करना है। आपको हो सकता है कि दोबारा से नजर आए कि एक मिडिल ईस्ट सवाल में जो इसमें है उठता ये है कि मेरे जहन में ये आ रहा था कि एक कहना चाहिए कि ट्रेंड सेट किया। मैं बात करूंगा डोनाल्ड ट्रंप की, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, कि उनके जो अभी दौरा सदारत चल रहा था उसमें कई मुल्कों ने जो मिडल ईस्ट के हैं उन्होंने अपना इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात इस्तवार किए। तो अब आपके ख्याल में ये सिलसिला जारी रहेगा या फिर जो बाइडेन के आने की वजह से उसके ऊपर भी ज़र्ब पड़ सकती है? देखिए मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि जो अब्राहम अकॉर्ड है उसको अब्राहम अकॉर्ड कहते हैं, जो इन्होंने जो पीस नेगोशिएशन शुरू किए अरब ममालिक से इजराइल ने, इसको बाकायदा इन्होंने डॉक्यूमेंट कर दिया है अब्राहम अकॉर्ड के नाम से। ठीक है। तो इस पे एज लॉन्ग एज, ये आप बात मेरा जुमला उठा के रख लें, एज लॉन्ग एज जहाँ तक बात इसराइल की है, जो भी बात इसराइल के फेवर में जाती है, उनके बेनिफिट में जाती है, जो बाइडेन ने आके उसको प्रिजर्व करना है, उसको कोई चेंज नहीं करना, बल्कि आप पेस जो है उसकी वो कम या ज्यादा होते हुए बस देखेंगे उसकी, लेकिन उसको वो रिवर्ट नहीं कर सकते, ना वो करेंगे। तो ये बात तो आप इंश्योर कर लें। ठीक है। अब्राहम अकॉर्ड तो ऐसे ही चलेगा। ठीक। अब बात करते हैं साउथ एशिया की। मिडिल ईस्ट में तो हमने बता दिया कि इस तरह चल लेके चलेगा। साउथ एशिया में देखें सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल मामला है आपको बताइए वो अफगानिस्तान है। ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये किया था कि जाते जाते सिर्फ 4-4,500 जो उनके फौजी थे वो रह गए थे और बाकी उन्होंने सारे विड्रॉ कर लिए थे। ठीक हम बात भी करते आए हैं, कई प्रोग्राम में कहा था कि क्रिसमस तक उन्होंने तमाम विड्रॉ करनी थी, लेकिन चूंकि उनको करने नहीं दी गई और जो बाइडेन वाला मामला आ गया तो वो चले गए। लेकिन अब आप देखेंगे कि ये जंग जो है अफगानिस्तान में वो आपको प्राइवेटाइज होती हुई नजर आएगी। आपको ब्लैक वाटर के जो है फुटप्रिंट्स नजर आएंगे इधर, क्योंकि अब ये प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। और जब आपको पता है कि वॉर को आप जब प्राइवेटाइज करते हैं तो उनको ह्यूमन राइट से कोई लेना देना नहीं होता, उनको ये होता है, वो किराए के कातिल होते हैं, उनको ये होता है कि आप मारें और अपना जो है वो अचीव करें टारगेट और आप पैसे ले लें, पेचेक ले लें। तो अगर जब प्राइवेटाइज होगी जंग अफगानिस्तान में तो आप देखेंगे कि बहुत वो ब्लडी हो जाएगी। और लेकिन उसमें एक बात जो उनको जो याद रखनी चाहिए कि उन्होंने इराक में ये एक्सपेरिमेंट किया, ये ब्लैक वाटर का और प्राइवेटाइज करके, और अमेरिकन कंट्रैक्टर आए और अफगानिस्तान के डायनेमिक्स बिल्कुल चेंज है। हम आपको कैटेगोरिकली कह रहे हैं अफगानिस्तान के डायनेमिक्स बहुत चेंज है। अफगानिस्तान में ब्लैक वाटर का सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। अफगान तालिबान फुली इक्विप्ड हैं, वेपनाइज्ड हैं,
हमने पिछले हफ्ते देखा उन्होंने बाकायदा उन्होंने ड्रोन स्ट्राइक किए। मतलब आप अंदाजा लगाएं कि अफगान तालिबान जिनको हम आप देखते थे 90s में, लेट 90s में, जो कि आपको नजर आते थे कि जो है वो शलवार कमीज पहने हुए हैं और सादा सा एक वेपन लिए हुए हैं, AK-47 टाइप का, और वो घूम बिल्कुल। रहे हैं। आप लोग समझते थे कि ये अफगान तालिबान है। अफगान तालिबान बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी उनके पास आ चुकी है, रीजनल सपोर्ट उनके पास है, चाइना उनको सपोर्ट कर रहा है, रशिया उनको सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान की जो सपोर्ट है वो किसी से ढकी चुकी नहीं है। इन सब सपोर्टों का होना और उसके बाद आप प्राइवेटाइज जब करेंगे अफगानिस्तान में जंग, तो आप देखेंगे कि वो कॉन्फ्लिक्ट आपको थोड़ा सा तो बढ़ता नजर आएगा। लेकिन अगर किसी का मानना ये है कि ये इराक की तरह आप बिल्कुल डेसिमेट कर देंगे वहाँ की जो रेजिस्टेंस है, ये नहीं हो सकता। अफगानिस्तान की हिस्ट्री है, वो ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर के नाम से मशहूर है। आप देखेंगे प्राइवेट आर्मी तो वो कहाँ जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। अफगानिस्तान के डायनेमिक्स बिल्कुल चेंज है, क्योंकि वेस्टर्न वेस्टर्न माहौल में, वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में इसका समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ लोग आते नहीं है और लोगों को पता नहीं है उसके बारे में इतना। इसलिए लोग बड़े आसानी से कह देते हैं कि यार आएंगे और करके चले जाएंगे। देखें अमेरिका को भी 19 साल तो हो गए आपके सामने, और कहाँ से कहाँ उनका जो है वो 22 ट्रिलियन उनका जो है वो डेफिसिट हो गया है, मतलब बिल्कुल। लोन चढ़ गया है अमेरिका पे, जिसमें मेजर जो फैक्टर है वो अफगानिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है। तो बाइडेन के दौर में आपको प्राइवेटाइज होती हुई नजर आ रही है जंग, और पाकिस्तान के लिए खदशात जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान को प्रोएक्टिवली अप्रोच करनी चाहिए पहले से ही। अफगान तालिबान को अगर रिकग्नाइज कर लेते एज लेजिट बॉडी तो बहुत अच्छा होता। उनका ऑफिस खोल देते इस्लामाबाद में, बाकायदा उनको बॉडी तस्लीम कर लेते अफगानिस्तान में मेजर प्लेयर। वैसे तो बैकडोर तो हमारे ताल्लुकात है ही हैं। अब आपको ये नजर आएगा कि पाकिस्तान पे, और उन्होंने आते के साथ ही बाय द वे जो ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी से एक दिन पहले उनके जो जनरल ऑस्टिन है, 4 स्टार जनरल, जी। जिनको उन्होंने सेक्रेटरी डिफेंस बनाया, जी। उन्होंने आते के साथ ही पाकिस्तान को एक दबे अल्फाज में जो है वो तड़ी लगा दी है और कहा है कि आप जो है दोबारा से वो डू मोर करें, जो कि हम सुनते थे ओबामा के दौर में कि हमें कहा जाता था कि डू मोर, कि आप और करें और करें और करें, और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हम आके करेंगे। जो आपने एबटाबाद का वाक्य देखा, तो पाकिस्तान पे दोबारा से वो प्रेशर आने वाला है। लेकिन एक बात अच्छी है कि पाकिस्तान ने इस 5 साल के ट्रम्प के अरसे में, जिसमें कोई नई जंग नहीं छिड़ी ट्रम्प ने, पाकिस्तान ने बहुत कुछ सीख लिया है। पाकिस्तान को पता है अब इसको कैसे कैटर करना है, ये डू मोर की पॉलिसी को। और ज्यादा नहीं, हफ्तों के अंदर आप देखेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से क्या जवाब आएगा। आपको पता है जब डोनाल्ड ट्रम्प साहब भी नए नए आए थे तो उन्होंने पाकिस्तान को तड़ी लगाई थी, उसके जवाब में इमरान खान ने तवातुर से ट्वीट किए थे, आपको याद होगा। तो उसी वक्त जो है उसके बाद से चीजें स्मूथ हो गई थी एकदम, मतलब बैलेंस एक मेंटेन हो गया था कि उनको पता लग गया था कि इनको थ्रेट करना इतना आसान नहीं है। तो आप ठीक है। यहाँ पर भी देखेंगे ये बात कि अगर कोई ऐसे तल्ख बात आएगी तो उसका जवाब तल्ख दिया जाएगा। और अब हम गेम समझ चुके हैं। अब डू मोर वाली जो पॉलिसी है वो चलने वाली नहीं है, हालांकि उन्होंने आते के साथ ही इंदिया दे दिया है कि आपको डू मोर करना है दोबारा से। और वो अब अमेरिका की अफगानिस्तान में जो प्रेजेंस है, आप याद रख लें कि वो जब तक वो है अमन वहां कायम नहीं हो सकता, क्योंकि ठीक वो है। जब तक है उनके शैडो में इंडियंस भी अपनी कार्रवाइयां करते रहेंगे। बिल्कुल, मैं जाहिर उसके ऊपर भी आऊँगा। तो क्या हम 2021 में उनको कंप्लीट फौजी इनखला हमें नहीं नज़र आ रहा? आप ये कहना चाह रहे हैं इन सादा अल्फाज में कि अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजियों का इनखला कंप्लीटली नहीं होगा? कंप्लीटली नहीं होगा, बल्कि इस पे आप एडिशनल एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, प्राइवेटाइज हो जाएगी जंग। ठीक है, हाँ मतलब सही जो है, ठीक है। ब्लैक वाटर ठीक है। ब्लैक वाटर टाइप की जो अनासर है उनकी आपको फुटप्रिंट नजर आएगी। आपने अभी देखा कि सानिया मच हुआ बिल्कुल। पिछले वीक्स में, और उसकी जिम्मेदारी जो है वो आईसिस ने ले ली, जिनकी जो फुटप्रिंट्स है वो कह रहे हैं कि हम अफगानिस्तान से आ रहे हैं। तो ये किसी भी नाम से आए, टीटीपी के नाम से आए, आईसिस के नाम से आए, ये प्राइवेटाइज है। लोग ये किसी भी रूप में आ सकते हैं। आपको करना ये है कि जो इनके सेफ हेवन्स है अफगानिस्तान में उनको खत्म करना पड़ेगा। तो ये अमेरिकन फौजियों की शैडो में जो ये ऑपरेट करते हैं, चाहे इंडियंस हो चाहे इस तरह के एलिमेंट्स हो, जब तक आप जो है वो रूट को हिट नहीं करेंगे, आप जो है इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। और पाकिस्तान कब तक जो है वो बेयर करता रहेगा, या पाकिस्तान को डिसाइड करना है और प्रोएक्टिवली होते हुए प्रीएम्प्ट करें, वाकया होने से पहले जहां से वो प्रोग्राम हो रहा है, जहां से वो प्लान हो रहा है, उसको खत्म करें, तब जाके यहाँ पर कुछ अमन होगा। इसी असना में पाकिस्तान ने किसी हद तक जो पाक अफगान बॉर्डर है उस पर जो खारदार तारे थी वो किसी हद तक लगा दी है, कुछ चीजें होना बाकी हैं। जैसे कि मैं कह रहा हूँ हम लोग वेल प्रिपेयर्ड है इस दफा। ये वो ओबामा वाला टाइम नहीं है। अगर लोग समझ रहे हैं कि आते के साथ ही डू मोर की पॉलिसी दोबारा परसू कर लेंगे, दोबारा से जो है वो स्विच ऑन कर देंगे वो वाला, तो ये इनकी भूल है। आप देखते जाएं अफगानिस्तान की डायनेमिक्स जो है बहुत चेंज हो चुकी है। तालिबान बहुत ज्यादा मेच्योर, और वो इंटरनेशनली आपको पता है निगोशिएट करते फिर रहे हैं। बिल्कुल। उनका पूरा वफ्द है, वो कतर में उनका ऑफिस खुला हुआ है, आपको नजर आते हैं। वो लास्ट टाइम जो पॉम्पियो से उनके निगोशिएशन हुई है जब ट्रम्प के एरा में,
वो बॉडी है ही नहीं कि आप जो है वो अलग से जाएं और बॉम्ब करके आ जाएं उनको। अब आप देखें कि वो बाकायदा पॉलिटिकल रोल भी उनका आ गया है और मिलिट्री रोल तो उनकी है, उनकी प्रेजेंस तो है। और काबुल से वो चंद 50-60 किलोमीटर की दूरी पर वो बैठे हुए हैं, वो वेट कर रहे हैं कि अमेरिकन विड्रॉ करें और अशरफ गनी और आपको पता है अब्दुल्ला अब्दुल्ला कहाँ जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। तो देखें, इसमें ये आपके एक सामने बात जो समझ में आती है ना, वो मैं आपकी बात को फॉरवर्ड ही कर रहा हूँ कि डिपेंड करता है कि हु इज़ देयर इन दी ऑफिस। अब देखिए, अगर आप जिस तरह आपने तालिबान की बात की, ठीक है, वो एक हकीकत है और उस हकीकत को जितनी जल्दी तस्लीम किया जाए और उनसे उसी नोट्स के ऊपर निगोशिएट किया जाए जिस तरह की उनकी फॉर्म है। सिमिलरली अगर हम पाकिस्तान की भी बात करें कि अगर हम देखें कि ऑफिस में इस वक्त इमरान खान बैठे हुए हैं तो थिंग्स आर डिफरेंट। मैं इसके ऊपर ज़रूर आपसे बात करूंगा। एक छोटा सा लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हम इसी बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन कहीं जाएगा नहीं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Paramount Fine Foods, now open in Barhaven area, Ottawa. Pick up or dine in. Also available on Uber Eats, Skip the Dishes, and DoorDash. GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 4167869809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। नाज़रीन, हमने लिया था एक छोटा सा ब्रेक। सैयद सलमान शाह से हमारी बातचीत जारी है। सलमान, आपने अफ़गानिस्तान और यूएस के जो ताल्लुकात हैं और आगे आने वाले दिनों में जो स्पेकुलेशन है उन पर तो बात की। मैं अब आपका थोड़ा सा तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि जो बाइडन की जो कैबिनेट है, या अगर हम कैबिनेट ना भी कहें, जो उनकी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के जो कुछ नाम सामने आए हैं उनमें 18 वो ऐसे इंडिविजुअल हैं जिनका ताल्लुक इंडिया से है, चाहे वो सेकंड जनरेशन हो या थर्ड जनरेशन हो, लेकिन उनकी जो बेस है वो इंडिया से है। अब अगर आप इस चीज़ को एक तरफ देखें और इसी तनाजुर में अगर आप इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात और उनके यूएस से ताल्लुकात को देखें तो क्या स्पेकुलेशन है उसके ऊपर और आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इस ज़माने में आपको पहले से एक ज़रा कॉन्टेक्चुअल बात देखनी पड़ेगी। वो ये है कि यूएस की जो पॉलिसी है टुवर्ड्स पाकिस्तान वो ये होने जा रही है बाइडन दौर में कि आपको इंगेज करके रखना है। उन्होंने बाकायदा आपको दीवार से नहीं लगाना, मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना, आपको इंगेज करना है और इंगेज करते हुए आपको नुकसान पहुंचाना है। ठीक है। तो ये पॉलिसी आपने देखी थी कि कोऑर्डिनेशन करते थे, अचानक क्या हुआ, एबटाबाद का वाकया हो गया, मतलब आपको नुकसान, ऐसा नुकसान पहुंचा दिया कि आपकी जगह सही होगी। ठीक है, तो इंगेज करेंगे आपको और आपको नुकसान पहुंचाएंगे। ट्रम्प क्या था, फेस पे बोल देता था कि भाई ये करना है और ये नहीं करना। ये क्या है, ये जो पॉलिसी है ये ज्यादा डेंजर है कि आपको दिखाया जा रहा है कि आप दोस्त हैं लेकिन आपके पीछे से कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो संजू का जो डॉक्ट्रिन है चाइनीज कि भाई कीप द एनिमी क्लोजर, और करीब रखो, दोस्त को तो करीब रखो ही रखो, दुश्मन को और करीब रखो। तो ये इंगेज करेंगे, इस पॉलिसी के तहत चलेंगे। आप देखेंगे विद इन अ वीक्स आपको नजर आ जाएगा। तो ये पॉलिसी इंडिया का जहाँ तक ताल्लुक है, जो आप कैबिनेट में बता रहे हैं उनकी टीम में बाइडेन की है कि इतने लोग हैं, देखें डोनाल्ड बाइडेन ने ये बात कही है कि हम वेट करेंगे उनकी प्रोफाइल्स और ये सब बातें कहने की हैं कि वो वेट करेंगे उनकी प्रोफाइल्स, कोई फायदा नहीं इसका नहीं है। ठीक है। और जो भी इंडियन ओरिजिन से लोग हैं, वैसे भी जो यूएस जो वाशिंगटन में जो इंडियन लॉबी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है
और जो भी प्रेसिडेंट हो वो अपना एजेंडा जरूर परसू करते हैं। ठीक है। ठीक है, हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान को क्या करना है, देखें जब रीजन में उसकी जो ज्योग्राफी है, जो जियोपॉलिटिकल रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इन सब लॉबी और इन सब फर्म से बहुत आगे की बातें हैं। ठीक है, जब आप प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे आते हैं, जब आप बात करते हैं, तो ठीक है आप एक हद तक प्रोपेगेंडा कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान थोड़ा सा एंटिसिपेट करे, थोड़ा सा प्रोएक्टिव अप्रोच ले, तो जो मर्जी कैबिनेट पे लोग आ जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पास चीजें इतनी स्ट्रॉन्ग है ना। जो अलायंस था आपका चाइना से वो इतना स्ट्रेंथन हो चुका है, और उसका रशिया आ चुका है आपके साथ, तुर्की आपके साथ खड़ा हुआ है, ईरान सपोर्ट आपके पास आ चुका है। जो खदशात थे हमारे और ईरान के दरमियान वो किसी हद तक कम हो चुके हैं, जो रिसेंट जवाद जरीफ का विजिट हुआ है उसके बाद। तो अब जो है, अगर आप ये समझते हैं कि आप आएंगे उसके लिए, सिर्फ एक जो मामला है वो अफगानिस्तान का है। मैं आपको बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ, उस मामले में इंडिया एक्सप्लॉइट कर रहा है एक डिस्टर्ब अफगानिस्तान को। जब तक अफगानिस्तान में अमन नहीं होगा, मैं कह चुका हूँ पहले भी कि अमेरिकन फोर्सेस का जो एग्जिट है वो प्री रिक्विजिट है अमन के लिए पूरे रीजन में, चाहे आप साउथ एशिया की बात करें और चाहे आप पूरे एशिया की बात करें, सेंट्रल एशिया की बात करें। तो इंडिया जो है वो चाहता है कि उस अमेरिका की जो प्रेजेंस है अफगानिस्तान में वो रहे। ठीक है। क्योंकि अगर वो रहती है तो इंडिया को फायदा इसलिए कि उसके शेडो में वो ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है। पाकिस्तान ये चाहता है कि अमेरिका की प्रेजेंस ना हो, ताकि वहां अमन रहे, ताकि वो फोकस कर सके ईस्टर्न बॉर्डर पे। अभी क्या है पाकिस्तान के साथ, उसको ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट दोनों देखने पड़ते हैं। और वेस्टर्न फ्रंट, ईस्टर्न फ्रंट तो अब इस तरह देख लेते हैं कि आई बॉल टू आई बॉल है, वहां पे आपको पता है LOC हो या चाहे, लेकिन जब वेस्टर्न फ्रंट की आप बात करते हैं तो वहां से आप देखते हैं ये सारे मच टाइप के वाकयात हो जाते हैं। चंद लोग आए, हमला करके चले गए, चंद लोग आए और हमला करके भी ऐसा टारगेटेड जाते हैं कि जिससे मजीद फिरकावारियत फैले, मतलब दो फिरकों के दरमियान नफरतें फैले। एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक जो है वो गोल अचीव करने की कोशिश करते हैं वेस्टर्न बॉर्डर से। तो पाकिस्तान का हमेशा से कंसर्न ये है कि अगर ये बॉर्डर जो है वो किसी हद तक सुकून आ जाए पाकिस्तान को इस बॉर्डर से, तो हम फोकस कर सकते हैं ईस्टर्न बॉर्डर पे, और जब फोकस करेंगे तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है इंडिया का। ठीक है। दूसरी बात, आप एक और बात देखें जो हम कहते आए हैं कि मोदी जो है वो वादा करके आया था ये अपने वोटर्स से कि वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, और उसके टेन्योर के खत्म होने से पहले आप देखेंगे कोई ना कोई वो मिस एडवेंचर करेगा। अगर वो कोई मिस एडवेंचर नहीं करता तो मुझे पर्सनली स्पीकिंग मैं आपको बताऊं कि मुझे हैरत होगी कि अगर वो कुछ नहीं करता तो उसने करना है। इसी पे उसका जो है वो आगे जो इलेक्टोरल उसकी विक्ट्री है उस पर डिपेंड कर रही है। और इसी असना में हम देखते हैं कि पिछले ही हफ्ते जो एक उनके जो जर्नलिस्ट हैं, एंकर जो है वो जिंगोइस्टिक जो जर्नलिज्म परसू करते हैं, अर्नब गोस्वामी, उनकी व्हाट्सएप एक चैट लीक हुई है। जी बिल्कुल। उनको 5 से 6 दिन पहले ही पता लग गया था पुलवामा वाकया होने वाला है, और उनको बता दिया गया था कि आप वहां पहुंच जाओ अपने टीम लेके और आपको कवर करना है। उनको 5 से 6 दिन पहले पुलवामा वाकये का पता लग गया था। इसका मतलब है सब चीजें सामने आ गई है पूरी दुनिया के सामने। ये स्टेज था, ये प्लान था, ये प्री प्लान था, और ये फॉल्स फ्लैग अटैक करा के पाकिस्तान को जो है वो उस पर अटैक करना था। वो तो आपको पता है 27 फरवरी को क्या हुआ, ये मुंह की खानी पड़ी। लेकिन अगर आपको उसकी चैट पकड़ी गई है बाकायदा, और पाकिस्तान इमरान खान साहब ने खुद ट्वीट किए और वो उसको FATF में भी लेके जा रहे हैं और UN में भी लेके जा रहे हैं। ठीक है यार, आप स्टेज करते हैं पूरा वाकया आप, और अपने 40 फौजी भी मरवा देते हैं उसमें। 40 फौजी इंडियन मरे थे उसमें, वो भी मरवा देते हैं सिर्फ इसलिए कि आपको इलेक्टोरल विक्ट्री लेनी थी, मतलब जो मोदी को दूसरी टर्म अपनी लेनी थी। तो ये तो सब, ये क्या प्लानिंग था, हीनियस प्लान है। तो इस तरीके तो और भी फॉल्स फ्लैग अटैक हो सकते हैं और पाकिस्तान को मौजूद इल्जाम ठहराया जा सकता है। तो आप ये नेक्सस समझें, और मैं आपको फिर बता चुका हूँ कि चाहे डोनाल्ड ट्रंप साहब भी थे, उनकी डीप स्टेट ने जाके पीछे से इंडिया के साथ वो बैगा एग्रीमेंट साइन किया, जिसका हम जिक्र आप प्रोग्राम में पहले भी कर चुके हैं, और सारे लॉजिस्टिक्स के हवाले से हो गया। तो वो पैरेलल जो उनकी जो चीज चल रही है इंडिया से, वो तो चल ही रही है, वो एंगेज किए हुए हैं, और वो आइसोलेट कर रहे हैं पाकिस्तान को। वो बस चाह ये रहे हैं कि पाकिस्तान इंटरनली तौर पर इतना कमजोर हो जाए, पाकिस्तानी इतने कमजोर हो जाए, चाहे वो फिरकेवारियत की बात हो, चाहे वो पॉलिटिकल बिकरिंग की बात हो, अंदर से कमजोर हो जाए और राइट मूवमेंट हो और वो चल दौड़े। मुआहदे तकरीबन जितने साइन हो सकते थे उन्होंने साइन कर दिए हैं इंडिया के साथ, लॉजिस्टिक्स के भी हैं, आपको सैटेलाइट जो वो मदद देंगे उसकी भी कर ली। तो पाकिस्तान को अब ये करना है, अब पाकिस्तान की साइड पे अब जो चीज ड्यू है वो पाकिस्तान की साइड पे है कि पाकिस्तान भी चाइना से, रशिया से, तुर्की से इस तरह के मुआहदे करे, और जो दोस्त हैं अपने दोस्त ममालिक हैं उनको मजीद करीब लाएं, उनसे मजीद मुआहदे करें, और बाकायदा डिक्लेयर करें कि भाई तुर्की के साथ फॉर एग्जाम्पल आप ये मुआहदा कर सकते हैं कि अगर तुर्की पे कुछ हमला हुआ तो कंसीडर किया जाएगा पाकिस्तान पे वो। ईरान के साथ आप बॉर्डर मैनेजमेंट का कोई कर सकते हैं क्योंकि वो फुली इंगेज नहीं होंगे आपके साथ।
चाइना आपके साथ जो है वो अनऑफिशियली तो पूरा आपके साथ ही है, ऑफिशियल आप कर दें, डॉक्यूमेंट कर दें उसको। रशिया आपको अभी बहुत मदद करने को तैयार है, क्योंकि उनको पता है कि अफगानिस्तान में उसका और आपका मुद्दा एक ही है। वो यही चाहते हैं कि जो सोवियत यूनियन के साथ किया था पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर 80s में, वो रशिया के बाद मूवमेंट आया कि वो इंडिया अमेरिकन सोल्जर के साथ वही करें पाकिस्तान के साथ मिलकर। तो ये जियोपॉलिटिक्स में जो ये जो अपॉर्चुनिटी होती है ना, ये बहुत शॉर्ट टर्म होती है ताहिर। अगर आप इसको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे ना, तो आप मौका जाया कर देंगे, जो कि डेकेड्स तक आपको फिर जो है वो मगर रिग्रेट रहेगा सलमान कि यार इसमें इसमें देखें एक चीज जो मेरी समझ में नहीं आती वो ये है कि देखें, गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, उनके अपने लिए बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं कि इंटरनली अगर आप देखें तो ठीक है, हर गवर्नमेंट के लिए होते हैं, लेकिन बाद औक़ात जब बात मुल्क की सालमियत पर आती है, हम माजी में हमेशा ये देखा गया है कि जो अपोजिशन जमातें हैं वो तमाम अख्तलाफात को बुलाकर बिल्कुल एक सफ़ में खड़ी हो जाती हैं, कहती पहले बाहर वालों से डील करो, हम अपने जो आपस के अख्तलाफात हैं उनको हम बाद में देख लेंगे। लेकिन अब ये मसला हो गया है, ये कम से कम नज़र ये आ रहा है कि जो अपोजिशन जमातें हैं उनके खुद के लिंक्स हैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में। तो उसको, उसके ऊपर आपका क्या टेक है कि क्या इन चीज़ों से ऐसा नहीं लगता कि गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है और उनके लिए ज़्यादा चैलेंजेस हैं इसमें? जी, आपने बजाय कहा था। 1971 में जब सकूत ढाका हुआ है ना, तो आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन थी मुफ्ती बाहिनी, जो आपके खिलाफ जो है वो बगावत कर रही थी। अभी आपके पास 11 जमातें हैं पीडीएम में जो आपके खिलाफ मिलकर बगावत कर रही हैं, उनके लिंक्स भी हैं, सबको पता ही बात, ठीक है। और वो जो नैरेटिव आता है वो कहाँ से आता है? वो नैरेटिव जो चैलेंज होता है वो इंडिया में होता है, ठीक है, जो वो उनके अपने स्टेज से वो कहते हैं। तो ये तो बात सबको सामने है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, जो हम तवज्जो से कहते आए हैं और लिखते भी आए हैं, कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बहुत ही कोई जो है ना वो रिएक्टिव अप्रोच रखी है और उन्होंने इनको एक्सपोज ही नहीं किया। हम आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कई दफा कह चुके हैं कि आप इनको एंगेज करते डायलॉग में, ग्रैंड डायलॉग करते, एंगेज करते, जो एंटी स्टेट और एंटी पाकिस्तान नैरेटिव है उसको आइसोलेट करते, जेन्युइन अपोजिशन को अलग करते, और फिर आप जब अलग करते उनको एक्सपोज करते, मीडिया कॉन्फ्रेंस बुलाते, आप बोलते भाई ये अनासिर हैं, आप इनके खिलाफ जो है कैंपेन चलाएं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो जो कोताही की है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, उसका खमियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपने पूरा उनको स्पेस दे दिया। उन्होंने क्या किया, अब वो देखें पाकिस्तान में वाकयात तो होते रहते हैं, अब वो ज्यादा सा कोई वाकया होता है वो एक्सप्लॉइट करने लगते हैं, लेकिन वो जमात अभी तक है पीडीएम के। हम मानते हैं बात कि पीडीएम के जो गुब्बारा है उसमें से हवा निकल चुकी है, लेकिन देखें अभी आप उनको अभी भी जो है वो अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। वो कोई भी मौका होता है वो नुकसान पहुंचाने के लिए वो बात करते हैं। अभी आप देखें रिसेंटली उन्होंने किया, पहुंचाने की कोशिश की, वो पाक जो है इसराइल मामला में उन्होंने पूरी कोशिश की कि जो है वो इस तरह से लोगों को ये पैगाम दिया जाए कि पाकिस्तान जो है वो जा रहा है उनको एक्सेप्ट करने। उससे बहुत ज्यादा बेचैनी फैली पाकिस्तानियों में। ये माजी में भी होता रहा है सलमान, कई मौकों पे ऐसा हुआ है कि पिछले 2.5-3 साल का जो टेन्योर है हमारे सामने ये चीज़ आई है कि जी इसराइल को एक्सेप्ट किया जा रहा है, लेकिन हमेशा आके किसी न किसी स्पोक्स पर्सन को या इमरान खान को किसी न किसी तरह से लोगों को इस बात के ऊपर कहना चाहिए कि उनको मुतमईन करना होता है आके ऑन स्क्रीन के जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम तब तक नहीं करेंगे जब तक कि जो हमारे मफादात हैं वो पूरे ना हों। और उसमें सबसे पहले वो लोग ये कहते हैं कि हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के जो हुकूक गस्ब हुए हैं जब तक उनके ऊपर बात नहीं होगी इस सिलसिले में आगे मजीद कोई भी बातचीत नहीं होगी। तो ऐसा स्टैंड आपके ख्याल में दूसरे मामलात में भी लेने की ज़रूरत है? बिल्कुल लेने की जरूरत है। और आपके यहाँ तो हो ये रहा है कि आपके यहाँ जो टॉप आपके जो एंकर्स हैं 10-12 वो चले जाते हैं कोर्ट में और कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब की स्पीच में से पाबंदी हटाओ, और वो स्पीच में सिवाय पॉइजन के वो कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो वो एंटी स्टेट बात कर रहे हैं, आपके चोटी के जो एंकर्स हैं सो कॉल्ड जो सोडो इंटेलेक्चुअल्स बनते हैं, वो जाके कोर्ट में जाके कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर में से पाबंदी हटाओ। और नवाज शरीफ साहब की तकरीर अगर आप ऑन एयर कर दें तो सिवाय उसके जो 70 से 80% जो हिस्सा है वो पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ है। तो आप अगर ट्रेचरी का बात कर रहे हैं तो वो तो इतनी हमारी सफों में फैल चुकी है, इसलिए कि आपने स्पेस दिया, आपने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर आप सिंपल आप कानून बना देते कि अगर कोई पाया गया इस तरीके के एंटी स्टेट या पाकिस्तान के खिलाफ किसी नैरेटिव में तो ये सजाएं हैं, और अगर जर्नलिज्म में बंदा पाया गया लाइफ टाइम उसकी मेंबरशिप कैंसिल है, लाइफ टाइम उसको कोई जगह नहीं देगा। आपने कोई कुछ लेजिस्लेशन आपके हाथ में थी, आप ऑर्डिनेंस पास अगर ये करने की कोशिश करते हैं तो फिर बात आ जाती है कि जनाब फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर जो है वो ज़र्ब लगाई जा रही है, तो अब इसमें बैलेंस कहाँ ढूंढे फिर? देखिए बैलेंस मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। आप इसराइल, आप जिनकी मिसाल देते हैं इंडिया की, इसराइल की, आप इंडिया का आज हाल देख लें। आप अभी छोड़े, आप इंडिया में अगर आप इंडियन फेडरेशन के खिलाफ अगर कुछ बोलते हैं तो आप गायब हो जाएंगे। आप कहाँ जाएंगे पता ही नहीं लगेगा। वहां पे कानून मौजूद है, कानून के मुताबिक वो आपको ले जाएंगे।
आप इसराइल में नहीं बोल सकते, आप यूनाइटेड स्टेट्स में आप अमेरिका के खिलाफ बोल के दिखाएं कि भाई किसी बंदे की बात नहीं कर रहा मैं। यहाँ तो डायरेक्ट स्टेट को एड्रेस किया जा रहा है कि पाकिस्तान को जो बनना है, पाकिस्तान का सस्टेन करना है, उस पर बात हो रही है और आपके पास कोई कानून ही नहीं है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक चीज है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं है कि आप फॉरेन एजेंडा जो है वो परसू करना शुरू कर दो। ठीक है। और ये यही कर रहे हैं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के गार्ड में, मतलब खुद की लिबास में ये कर ही रहे हैं कि फॉरेन एजेंडा परसू कर रहे हैं। और फॉरेन एजेंडा यही है ना, और ये हिट क्या कर रहे हैं फॉर गॉड सेक। ये मैं देख रहा हूँ पिछली दफा ये 9 नवंबर इकबाल डे के वक्त आपके बहुत ही प्रोमिनेंट वेस्टर्न एक मीडिया आउटलेट है, उसने जो आर्टिकल छापा है वो क्या छापा है कि अल्लामा इकबाल का अफेयर था। 9 नवंबर को ये आर्टिकल छापा है। आपकी नजरियाती जो बुनियादें हैं उसको हिलाने की बातें हो रही हैं, कायदे आजम की बात हो रही है। कायदे आजम आज तक आपको ये जो वेस्टर्न जो आपका मीडिया आउटलेट्स हैं वो आपको आज तक बता रहे हैं कि कायदे आजम जो है वो सेकुलर स्टेट चाहते थे। आपको कंफ्यूज रखना है उन्होंने कि भाई पाकिस्तान का जो बनना है वो तो कोई, हालांकि इंडियन पॉलिटिशियन इंडियन लोकसभा में खड़े होकर कह चुके हैं कि मोदी जो है वो जिन्ना साहब को जो है वो राइट साबित कर रहे हैं। वो मान चुके हैं इंडियंस कि जो मोदी अभी काम कर रहा है वो जिन्ना साहब को राइट साबित कर चुका है, उनकी दो कौमी नजरिए को राइट साबित कर चुका है जो इंडिया मुसलमान कर रहा है। लेकिन हम बसाते पाकिस्तानी और मुस्लिम, हमें कंफ्यूज रखा हुआ है हमारे लोगों ने। क्यों कि भाई वो सेकुलर चाहते थे, पाकिस्तान चाहते थे, या वो जो है वो इस्लाम चाहते थे यहाँ पे, और कायदे आज़म की 11 अगस्त की तकरीर प्रिवेल करेगी या उससे पहले करेगी, या वो स्टेट बैंक के उन्होंने इफ्तिताह पे जो बात की, मतलब टोटल कंफ्यूजन है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इकबाल डे के मौके पर जो आर्टिकल छपता है वो ये छपता है कि अल्लामा इकबाल का अफेयर था। यानी आपको जो आपके नजरियाती लोग हैं जिनको आप देखते हैं, उनसे आप फॉलो करते हैं, उन्हीं को आपकी नजर में गिराने की कोशिश की जा रही है। ये टिपिकल एग्जाम्पल है, टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है ताहिर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की, कि पहले तो जो आपके हिस्टोरिकल जबरदस्त कैरेक्टर्स हैं उनको उनका कद गिराया जाए, ताकि आप फिर वेस्टर्न आइडियल्स ढूंढना शुरू कर देंगे, यार वेस्ट में से ढूंढो यार कोई, और उनको फिर जो है वो ग्लोरीफाई करके आपके सामने रखा जाए और आपके पीछे से आपकी हिस्ट्री जो है वो मस्क कर दी जाए। ये टिपिकल टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की जो हम पर जो है वो मुसल्लत हुई है। तो बात सारी ये है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट, जो आपने कहा सवाल, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बहुत इनको स्पेस दे दिया, बहुत इनको जो है वो सॉफ्ट बॉल दे दी। इतना नहीं देना चाहिए था। आपको थोड़ा सा देखें, फ्रीडम ऑफ स्पीच करें आप, मतलब इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मीर जाफर और मीर सादिक बन जाए। ठीक है। ये किसने कह दिया आपको? ये कहीं भी टॉलरेबल नहीं है। इवन आप जहाँ बैठे हुए हैं कनाडा में और वेस्ट में जो अमेरिका कहते हैं, वहां आप नहीं कर सकते ये बात, आप करके दिखाएं, और अगर आप पकड़े जाए फिर आप कहाँ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आपको ये लेक्चर दिया जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, जूलियन असांज के साथ क्या हुआ? एडवर्ड स्नोडाउन क्यों मॉस्को में बैठा हुआ है? आप इसका जवाब देना। जूलियन असांज के साथ क्या हुआ? क्यों उसको बंद करके रखा? वो भी तो सच ही बोल रहा था, बिल्कुल सही, बल्कि उसने तो खोल के रखा था सच। तो ये जो लेक्चरिंग है ना हमें देना फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, और जब बात फिर आपने वहां पे देखा पेरिस में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, अगर मैं हमारी जो है वो मुस्लिम खवातीन वो अगर वो करने लगे नकाब, तो आप कहते हैं ये फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, क्योंकि ये हमारी डेफिनेशन में नहीं आता फ्रीडम ऑफ स्पीच की। हाँ, अगली बंदी स्कर्ट पहन के घूम सकती है, लेकिन हमारी जो है वो स्कार्फ पहन के नहीं घूम सकती, इसलिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हम डिफाइन करेंगे। भाई आप क्यों डिफाइन करेंगे? फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब है अगर आपने आजादी दी है अगले को स्कर्ट पहनने की, तो जो दूसरा बंदा नकाब पहन रहा है उसकी भी तो आजादी है ना, फॉर गॉड सेक। ये तो समझे आप, मतलब इक्वालिटी, लेवल प्लेइंग फील्ड तो दें। ये क्या बात है? आप वन साइडेड एक एजेंडा परस्यू कर रहे हैं और उसके बाद आप बोल रहे हैं अगर आप ये नहीं मान रहे मेरी डिक्टेशन, तो जो है आप जो है वो एक्सट्रीमिस्ट है, फंडामेंटलिस्ट है, या फला फला आपको लेबल देते चले जाएंगे। ये मार्जिनलाइजेशन जो हुई है ओवर द डेकेड्स, ये ऐसे नहीं हुई ताहिर, ये डिफरेंसेस ऐसे नहीं हुए। हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं, क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशंस के नाम से हम एक पूरा डॉक्ट्रिन आपको बता चुके हैं। तो ये बात उस तरफ जा रही है। तो जब तक यहाँ पर एक इंटेलेक्चुअल डिबेट नहीं होगी, स्कॉलर्स आपको एक दूसरे को एंगेज नहीं करेंगे इस मामले में, और जो गलत चीजें उनको पिन पॉइंट नहीं किया जाएगा, ये इसमें मजीद खलीज आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं। ठीक है, छोटा सा लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हम इसी बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन कहीं जाएगा नहीं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। 2020 का लाजवाब ऑफर, जहां हम 0% फाइनेंसिंग पर आपकी मनपसंद कार दे रहे हैं, फ्री विंटर टायर्स, और साथ ही हम मुफ्त ऑयल चेंज भी दे रहे हैं, वो भी उम्र भर के लिए। अभी आएं और इस लाजवाब ऑफर का लुत्फ लें। जल्दी करें, आपका खुशामदीद हमारे आउटलेट में, जो कि 60 क्वींस प्लेट ड्राइव एट इंटरसेक्शन क्लोज टू हाईवे 27 एंड रेक्सडेल अपोजिट टू वुडबाइन रेस ट्रैक।
जल्द से जल्द इस ऑफर का लुत्फ लें। आज ही कॉल करें सुनील अग्रवाल को 647-703-0218। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, LG, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 9056255900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। एट डिक्सी वी सेल क्वालिटी एंड डिलीवर कॉन्फिडेंस। नाज़रीन, हमने लिया था एक छोटा सा ब्रेक। सलमान, एक सवाल ये बनता है कि अब मैं बात करूंगा टिपिकली पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से। सलमान, एक तरफ हम न्यूज़ देख रहे हैं कि जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। नई जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वहाँ पे नए नए ब्रांड्स के साथ आना चाह रही हैं, एंट्री देना चाह रही हैं। हम दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं जिनके अब एग्जीक्यूशन का भी वक्त आ गया है। लेकिन हम एक तरफ ये भी देख रहे हैं कि अगर हम पाकिस्तानी रुपए की जो वैल्यू है उसको देखें तो वो दिन ब दिन अभी भी डी वैल्यू होती चली जा रही है, और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान में महंगाई का जो हाल है वो बहुत बुरा है। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं, और हमारे नाजरीन के लिए आप प्लीज़ बताइए कि इस वक्त ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, और क्या उम्मीद की कोई हमें किरण आगे नज़र आ रही है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप किसके कहना चाहिए कि आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन किस जमात के साथ है, और व्हाट इज़ द फैक्ट, लाइक ग्राउंड रियलिटी क्या है, इस हवाले से कुछ बात कीजिएगा प्लीज़। जी, जैसे कि आपने कहा कि महंगाई, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है और वो डायरेक्टली एक आम पाकिस्तानी को जो है वो मुतासिर करती है। उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि ये मोटी मोटी हैवी टर्म्स जो है हम यूज करते हैं, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी और जो है वो क्वांटिटेटिव ईजिंग और इस तरह, उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। उसका ताल्लुक ये है कि वो जब मजा चाहे मार्केट तो उसको जो चीजें हैं वो रीजनेबल प्राइसेस में। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात ये कि जब वो ट्रैवल करे तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर मिला पड़े, ठीक है ना, बना हुआ मिले, और उसको बेसिस उसकी नेसेसिटीज जो है, नीड्स हैं, वो अवेलेबल हो, मुहैया हो और रीजनेबल प्राइस में हो। बस उससे इससे ताल्लुक है। ठीक है। जब आप बात करते हैं एक्सचेंज रेट की, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ट्रेंड ये है कि जो चीज़ एक दफा बढ़ जाती है वो नीचे नहीं आती। ठीक है। अगर वो नेचुरल फैक्टर्स की वजह से नीचे भी आ रही होती है तो हमारे यहाँ जो मुनाफा और कैपिटलिस्टिक जो मॉडल है, वो जो लोग बैठे होते हैं वो उसको नीचे नहीं आने देते। यानी फॉर एग्जाम्पल आप ऑयल की बात करें, अगर वो एक दफा बढ़ गया तो वो बढ़ गया। गवर्नमेंट अगर उसको कम भी कर रही है तो क्या करते हैं आप, ठीक है, गवर्नमेंट ने अपना चंक जो है वो टैक्स में से फॉर एग्जांपल कम करने की बात की पर लीटर, तो क्या करते हैं ये लोग, क्या करते हैं, ये नहीं करते, इनकी यूनियन है ये नीचे नहीं आने देती। ठीक है। ऑयल के अलावा आप बाकी चीजों में बात कर लें, एक दफा जो चीज बढ़ गई वो बढ़ गई, नीचे नहीं आएगी। हालांकि जब इंटरनेशनल डायनेमिक्स है वो चेंज होते हैं तो वो नीचे आती हैं चीजें, लेकिन ये नहीं आने देते। अब यहाँ पर जो लोकल माफियाज है उनका भी रोल है। देखें, जब हम मईशत की बात करते हैं ना ताहिर, तो इसमें तरजीहात का तयन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जब आप प्रायोरिटी सेट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर इमरान खान साहब इसको प्रायोरिटी के तौर पर ले थे, इन्फ्लेशन को, एक्सचेंज रेट को, जो हर पाकिस्तानी को मुतासर करता है। देखें, आपका एक प्रेशर ग्रुप है एक्सपोर्टर्स का, वो चाहता है कि उसके लिए तो अच्छा है जितना एक्सचेंज रेट बढ़ता जाए, मतलब डिफरेंस होता जाएगा, उसके लिए तो अच्छा है एक्सपोर्टर के लिए, उसको ज्यादा पैसे आएंगे जब वो कन्वर्ट करेगा। वो एक प्रेशर ग्रुप है, वो चाहता है कि नहीं, आप एक्सचेंज रेट को जो है ना वो इतना नीचे नहीं लाए। अगर आप लाना चाह रहे हैं, आप उसको सम वॉट जो है ना, अगर बढ़ गया है तो ठीक है, बढ़ गया है, उसको स्टेबल रखने की कोशिश करें। ये छोटे छोटे प्रेशर ग्रुप है, इनकी नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जब इकोनॉमी को चलाना हो तो ये छोटे छोटे प्रेशर ग्रुप नहीं चलेंगे। ठीक है। मैंने आपको बताया सिंपल सी साइंस है इसमें। ठीक है। एक्सचेंज रेट की अगर आप बात करें स्पेसिफिकली, कि डॉलर की जो डिमांड है और उसकी सप्लाई है। डॉलर की डिमांड हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें इम्पोर्ट करनी होती है चीजें भाई। ठीक है। और सप्लायर्स की कैसे आएगी कि अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे या रेमिटेंसेस आएंगी। देखिए, रेमिटेंसेस के टाइम पे जो सर्विसेज हैं, जो पाकिस्तानी सर्विसेज हैं, उसकी मद में रेमिटेंसेस तो भरपूर भेज रहे हैं। आपको पता है हर दफा रिकॉर्ड इजाफा हो जाता है उसमें। वो बेचारे दिन रात यहाँ कमा के पूरी दुनिया में रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, जो कि आपका जो है वो गैप वहाँ पे कवर कर रहा है। एक्सपोर्ट वहाँ पे स्टैटिक है। ठीक है। एक्सपोर्ट वहाँ पे जो है ना वो नहीं बढ़ रही। एक्सपोर्ट पाकिस्तान जैसे मुल्क की एक्सपोर्ट कम से कम जो है वो 50 बिलियन के करीब होनी चाहिए US डॉलर अभी, जो कि आपको नजर आएंगी
21-22 बिलियन, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है आपको बढ़ाने का। और उसमें आप कैपिटल गुड जब तक नहीं बनाएंगे, आप हमेशा आप रॉ फॉर्म में चीजें बेच देते हैं, रॉ फॉर्म में आप खाम माल की शक्ल में बेच देते हैं, वेजिटेबल्स, ठीक है ना, फ्रूट, इस तरीके की चीजें में, लेदर, टेक्सटाइल, आप बस अभी तक यहीं पर ही हैं। आपको थोड़ा सा आपको डाइवर्सिफाइड करना पड़ेगा अपना पोर्टफोलियो एक्सपोर्ट का, वो थोड़ी कैपिटल गुड्स में आना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपको वैल्यू एडिशन करनी पड़ेगी, अपने अपने ब्रांड बनाने पड़ेंगे। मैं आपको बताऊं, कराची इंडस्ट्रियल एरिया की दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड जो हैं, उनको कराची का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की चाहे बात कर दो, वैसे आप जानते हैं उसको, वहां से उनको पूरी उनकी सप्लाई चेन वहां से जाकर जुड़ती है। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, बड़े बड़े ब्रांड दुनिया के, उनकी सप्लाई चेन का जो आखिरी एंड है वो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है या साइट इंडस्ट्रियल एरिया वहां, लेकिन वो खुद पाकिस्तानी ब्रांड नहीं बनाता, ठीक है। वही अगर वो खुद ब्रांड बना के इंटरनेशनल मार्केट में लेके आया चीज, तो आप बताएं आप कहां से कहां आपकी एक्सपोर्ट चली जाएंगी। तो वो क्या करता है, वो इंटरनेशनल जो ब्रांड है उसका वही पूरी प्रोडक्ट वही बना के बेच रहा है, पूरी वही प्रोडक्ट बना रहा है एंड टू एंड, और उनको वो दे रहा है एज ए बायर, वो उनसे खरीदते हैं अपनी, आपको पता है वो उनका एक जो है वो एग्रीमेंट है कि आप लोकल मार्केट में ये माल नहीं निकाल सकते, सारा का सारा आप हमें देना होगा। वो आता है, वो मार्केट करता है जबरदस्त किस्म की वेस्ट में, और आप वही चीजें वेस्ट में से लेके पहन रहे होते हैं, ठीक है। तो और बन का रही है वो पाकिस्तान में रही, लेकिन हम ब्रांड नहीं बनाते। एक्सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि क्यों हमारी कम है, उसकी मेजर वजह ये है जिसको लोग एड्रेस नहीं करते, ठीक है ना। जब तक आपका एक्सपोर्ट, ये जो डिमांड सप्लाई है, जब तक इसका आपका जो है ये इसमें जो है वो बैलेंस नहीं आएगा, आपका एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आपकी डिमांड ज्यादा होगी और आपकी सप्लाई कम होगी, तो जाहिर सी बात है एक्सचेंज रेट ऊपर से ऊपर जाता जाएगा। दूसरी बात आपको जो करने की, हम इससे पहले भी आप इकोनॉमिक में प्रोग्राम कर चुके हैं, बता चुके हैं कि आपको जो आपके जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स है, जिसमें चाइना है, ईरान है, और जो ट्रेडिंग पार्टनर्स है, अरब भी हो गए, अरबों को समझाने की बात अभी मुश्किल होगा, बहरहाल आप चाइना और बाकी लोगों से कर सकते हैं कि भाई हम आपसे लोकल करेंसी में जो है वो ट्रेड करेंगे। मेरे ख्याल से इसकी कोशिश की भी गई थी बीच में, लेकिन उसको धचका लगा था किसी वजह से। देखिए धचका क्यों लगा था, क्योंकि आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो अभी इमरान खान के टेन्योर खत्म होने के बाद वो अमेरिका चले जाएंगे, ठीक है, वहीं से आते हैं आपके लोग, IMF और वर्ल्ड बैंक से आते हैं, तो आप क्या खैर की उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल सही। जब तक आपका होम ग्रोन टाइप का बंदा नहीं होगा, जो पाकिस्तान का खैर हुआ होगा, जो यहीं पर ही पैदा हुआ होगा, जिसने देखा होगा महंगाई की चक्की को देखा होगा, जिसने आम आदमी की सफरिंग देखी होगी, वो ये कर सकता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो फिर इस तरह के जो है वो रेडिकल स्टेप्स ले सकता है, जिससे कि मैंने आपको पहले भी एक दफा कहा है कि अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से ना कर, खास है तरकीब में कौम रसूल आजमी। आपकी तरकीब खास है, फॉर गॉड से आप समझने की कोशिश करें, आपके डायनेमिक्स खास है। आप अगर कंपेयर करेंगे, वेस्ट डेवलप हो चुका है, यूरोप डेवलप्ड है, उसकी पॉलिसी डिफरेंट होगी, आप उसकी जो पॉलिसी है वो कॉपी पेस्ट करेंगे, आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे, और यही आपके साथ हो रहा है। और फिर IMF और वर्ल्ड बैंक का जो रोल है वो आपको कभी आगे जाने नहीं देते, वो आपको एक डेट ट्रैप पे रखते हैं, आपको कर्जा देते हैं, आप उसकी सूद की अदायगी करते रहते हैं। और गॉड से आपने इकोनॉमी की बात करी, आपके पूरे बजट में 41% हिस्सा डेट सर्विसिंग का है, ठीक है। ताहिर समझने के लिए आसान ये है कि अगर मेरी और आपकी तनख्वाह $100 हो और मुझे सिर्फ उसमें से $41 $41 जो सिर्फ डेट सर्विसिंग सूद की अदायगी के देने हो, तो मेरे पास बचता क्या चंक है डेवलपमेंट के लिए और बाकी चीजों के लिए, तालीम और हेल्थ के लिए। तो ये पाकिस्तान एक डेट ट्रैप में है, और किसने किया? इसके मेजर प्लेयर IMF और वर्ल्ड बैंक है, यही आपको फाइनेंस मिनिस्टर प्रोवाइड करते हैं, वो उसी तरह के उनकी नवाजने वाली पॉलिसीज बनाते हैं, इसीलिए आप अंदर से अंदर ये डाउनवर्ड स्पाइरल में जाते चले आ रहे हैं। आपको ये चक्कर जो है, ये मनुष्य चक्कर तोड़ना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं तोड़ेंगे, आप और हम बैठ के यही बात रोते रहेंगे कि हमारा एक्सचेंज रेट जा रहा है, और जब एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली जो आपके कर्जे हैं वो रातों रात बढ़ जाते हैं। यानी आप सो रहे हैं, सुबह एक्सचेंज रेट 160 से 165 हो गया, ऑटोमेटिकली आपका जो इंटरनेशनल कर्जा वो बढ़ गया, हालांकि आपने कोई नया कर्जा नहीं लिया है, ठीक है। तो ये तो एक अनहोनी सी बात है, और अगर आप जब इसको एड्रेस करने जाएंगे तो आपको ये रीजनल जो है करेंसी स्वैप के जो मुआहदे हैं, यानी और इंटरनल जो है वो लोकल करेंसीज में जो ट्रेड के मुआहदे हैं, ये आपको करने पड़ेंगे। और बहुत सारे आपके पार्टनर्स तैयार हैं, चाइना रेडी है, ईरान रेडी है ये करने के लिए। आप ईरान से ऑयल खरीद सकते हैं, ठीक है, उनकी लोकल करेंसी में, लेकिन नहीं, आपको कहा गया है, आपको डिक्टेट किया गया है कि आपको कहां से ऑयल लेना है, क्योंकि अगर आप वहां से ऑयल लेंगे तो आपको डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी, और डॉलर में पेमेंट का मतलब है कि डॉलर की डिमांड, और डॉलर की डिमांड के लिए आपको डॉलर की सप्लाई लानी पड़ेगी, और उस पर आप प्रेशर पड़ेगा। आपको भी पूरी चेन को समझना पड़ेगा, अगर नहीं समझेंगे तो ये
ये मामला हल होने वाला नहीं सलमान, ये तो ऐसा टॉपिक है कि इसके ऊपर मेरे ख्याल से अगर हम पूरा एक प्रोग्राम भी करें तो वो भी कम पड़ेगा। इस वक्त टाइम की कमी है। आपसे बातें करते हुए जो प्रोग्राम का पूरा जो स्लॉट है वो कैसे चला जाता है मुझे खुद भी नहीं पता चलता। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम निकाला इतनी अर्ली और आप आए हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुए इतने दिनों के बाद, और आपने अपनी बहुत सारे जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उसके ऊपर रोशनी डाली। मैं थैंकफुल हूँ आपका। सैयद सलमान शाह हमारे न्यूज़ एनालिस्ट ट्विटर पर भी होते हैं, आप लोग इनसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सलमान, हम आपसे फिर ज़रूर कनेक्ट करेंगे। मेरे प्रोग्राम का बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर। यू वेलकम। मेरे प्रोग्राम का वक्त जो है वो अब ख़त्म हो रहा है। आपने सलमान की बातें सुनी, आपने उनके जो व्यूज़ हैं उसको सुना कि जियो पॉलिटिकल जो सिनेरियो है वो कितनी तेज़ी के साथ बदल रहा है, स्पेशली अब जबकि जो बाइडन ने यूएस प्रेसिडेंसी का ऑफिस संभाला है। तो देखना होगा कि अब हालात क्या नए रुख इख्तियार करते हैं और इसका इम्पैक्ट बरसगीर पाक व हिंद के जो लोग हैं और जो मिडल ईस्ट के लोग हैं उसके ऊपर किस तरह से पड़ता है। इसका फ़ैसला और इसके जो नए रंग हैं वो हमें आगे आने वाले दिनों में ज़रूर पता चल जाएंगे। मैं अपने इस प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा जो यूट्यूब का पेज है आप लोग उसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है www.awazent.com उसको ज़रूर लाइक कीजिए और उसको विज़िट कीजिए। वहाँ पर हमारे बहुत सारे जो शोज़ हैं उनकी रिकॉर्डिंग आपके लिए मौजूद हैं ताकि आप वहाँ जाकर उन रिकॉर्डिंग्स को देख सकते हैं। बस मैं जाते जाते यही कहूँगा कि कोविड अपनी पूरी पीक पर है और इस वक्त कनाडा में लॉकडाउन का समय है। प्लीज़ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जो गवर्नमेंट की दी गई हिदायत हैं, जो SOPs हैं, उनको फॉलो कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि बगैर की ज़रूरत के आप लोग घर से बाहर ना निकलें। और मेरी दुआ है कि मेरे तमाम जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं इस प्रोग्राम को, वो सब महफूज रहें और सब सेहतमंद रहें। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपने प्रोग्राम को ख़त्म करूँगा। अपने होस्ट ताहिर शेख को हालात हादरा के इस एपिसोड से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।